बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन वर्सेस एक बार थोड़ा करियर सेट हो जाए, थोड़ी चीज़ें अपने सीवी में आ जाएं जिससे हमारी आगे की इंटर्नशिप्स और प्लान हो सकती है। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें, क्या एक पूरा रोड मैप होना चाहिए किसी फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए? बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज अ ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट, मे बी आई बी एबल टू डू मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। पूरी कॉर्पोरेट फील्ड की अगर Right. मैं बात करूँ तो क्योंकि हमने देखा है कि ये थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड और एक्स्ट्रा प्रोफेशनल एरिया ऑफ लॉ है, राइट। तो इसमें क्या रहता है ऑल टुगेदर? अपने सब्जेक्ट्स देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आप किस पे बेस्ट हो, बिकॉज एक्यूरेसी डज मैटर अ लॉट। तो स्पीड अपना आप फोकस कीजिए, बट अपना सब्जेक्ट्स देखिए। स्मॉल थिंग्स लाइक अपनी ईमेल्स को फाइल करना, अपने डेस्कटॉप को कैटेगराइज करके क्लीन रखना, वो चीज़ें गो अ लॉन्ग वे इन स्टेइंग वेरी ऑर्गेनाइज एंड मेकिंग श्योर कि फालतू का वो टाइम नहीं वेस्ट होता एक्स्ट्रा। हेलो एवरीबॉडी, आप इस पूरे पॉडकास्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है एंड ये पूरा जो एरिया ऑफ लॉ है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, एंड इसी पूरे एरिया पर आज हम डिस्कस करने के लिए आई वेलकम माई वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड माई बैचमेट तोशिका सोनी, हु इज़ प्रॉपर प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटिशन लॉ की लॉयर। एंड कौन सी कंपनी में हो तोशिका, कहाँ पर हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं, थोड़ा अपने बारे में सबको बताओ। राइट, थैंक यू प्रखर। तो अभी इट्स बिन 1 year फॉर मी कॉर्पोरेट लॉ में काम करते हुए। आई एम अ कॉम्पिटिशन लॉयर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक सब एरिया, एंड मेरी कंपनी का नाम है लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेज इंडिया। सो दे हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन द दिल्ली ऑफिस, और अभी तक की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही है। लॉ स्कूल में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होगा करियर इन कॉर्पोरेट लॉ, it's lived up to my expectations. So yeah, that's the year so far. एंड हम तो काफ़ी मेमोरीज शेयर कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फेयरवेल से लेकर हम लोग आज यहाँ पर Right. वापस 1 साल बाद साथ में बैठे हुए हैं। तो इट हैज़ बीन अ ब्लिसफुल जर्नी It has. अगर मुझसे पूछे तो। आई होप द म्यूचुअल इज Same here, yeah. हाँ। तो तोशिका, थोड़ा अपना क्लैट की प्रिपरेशन स्टेज के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ कि उस टाइम क्या माइंडसेट था, कैसे तैयारी करते थे, पूरा एक बार अपना Right. तो मेरी प्रेपरेशन स्टार्टेड इन 11th स्टैंडर्ड। दैट्स व्हेन आई वाज परस्यूइंग ह्यूमैनिटीज़, एंड मेरा शुरू से स्कोर्स यूज्ड टू बी प्रिटी गुड। मेरे स्कोर्स से 90% अबव ही रहते थे। तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा शॉक था दैट मैंने एकदम से बोला कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ करना है, मुझे साइंस नहीं करना, मुझे कॉमर्स नहीं करना। तो एक टाइम के लिए तो पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि आपका करियर आप जो प्रोफेशनल फील्ड्स टिपिकली सोचते हो बच्चे का वो करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, व्हाट विल शी एंड अप परस्यूइंग। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट मुझे करियर, प्रोफेशनल प्रॉपर करियर चाहिए, मे बी वन ऑफ द टिपिकल करियर्स जैसे सोचते हैं डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, मे बी समथिंग लाइक दैट, या जस्ट समथिंग जिससे आई वुड फील मोर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। एंड ऑफ कोर्स लॉ इज कंसिडर्ड सच अ नोबल प्रोफेशन। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया थोड़ा सा और कुछ चैलेंजिंग चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा क्लैट प्रेपरेशन शुरू करते हैं। बट जब मेरी प्रेपरेशन 11th में स्टार्ट हुई, इवन एट दैट टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि ओके मेरा कॉर्पोरेट लॉ फर्म में मुझे जॉब चाहिए या मुझे मेरा इस तरीके का लाइफस्टाइल होगा, वो सब तब नहीं डिसाइड किया था। तो वंस द प्रेपरेशन स्टार्टेड, सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा, और 1 year इन द जर्नी ऑफ क्लैट प्रेपरेशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज अ ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट। मे बी आई बी एबल टू डू मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट लॉ इज़ समथिंग जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें इतने सारे फील्ड्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मेरे लिए ये राइट रहेगा। तो बस फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया क्लैट का इन द सेम बैच एज यू, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा। एंड इसमें जो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ अगर लिया था तो क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का हो गया होगा, तो क्लैट की प्रिपरेशन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत अपन दे पाए, है ना? हाँ, तो क्योंकि true. वो PCM PCB वाला लोड नहीं था। राइट, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ तो नहीं, लेकिन मैंने कॉमर्स लिया, इसी माइंडसेट से लिया था कि इधर थोड़ा हल्का रहेगा तो वहाँ पर निकल पाए। एग्जैक्टली। एंड आई अज्यूम कि यू आर अ फ्रेशर टू। या आई एम। ड्रॉप लेने की नौबत हाँ हम जी। दोनों की नहीं आई क्योंकि हमने Thankfully. सब्जेक्ट्स वाइज हाँ जी, सारे के या सारे, एंड रैंक भी अपनी ऑलमोस्ट सेम ही आई। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो चीज़ तो एक ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वर्दी ऑफ नोटिंग। तो अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सारे के सारे, उनके लिए कुछ एडवाइसेस अगर आपको देना हो
तो एट द वेरी प्रेपरेशन स्टेज मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है, बिकॉज सबके बहुत स्पेसिफिक जर्नी होती है टू मेक इट थ्रू दोज एग्जाम्स। तो मेरे लिए कुछ चीज़ें जो रियली वर्कआउट करी वो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो मेरे मॉक्स में काफ़ी लैक हो गया था, बिकॉज आई डिड स्टार्ट फोकसिंग मोर एट माई बोर्ड्स फॉर वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो लेकिन मैंने इतने सारे एंट्रेंसेस के लिए अप्लाई किया था दैट बाय द टाइम मैंने अपना फर्स्ट एंट्रेंस दिया, टू द टाइम क्लैट का पेपर एक्चुअली हुआ, क्योंकि ये MHCET एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स पहले हो जाते हैं। तो एटलीस्ट जो GK सेक्शन होता है वो आपको बहुत रेपिटेटिव लगने लगता है अक्रॉस पेपर्स, क्योंकि एक साल में देयर इज ओनली एज मेनी न्यू डेवलपमेंट्स दैट कैन हैपन। तो आपका वो सब एरिया काफ़ी क्लियर हो जाता है। देन सेकेंड ऑफ ऑल अपने सब्जेक्ट्स देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आप किस पे बेस्ट हो, बिकॉज एक्यूरेसी डज मैटर अ लॉट। तो स्पीड अपना आप फोकस कीजिए, बट अपना सब्जेक्ट्स देखिए एंड उस सब्जेक्ट को अपना की बना के मूव अहेड। अच्छा, और एक चीज़ जो मैंने पर्सनली नोटिस करी अबाउट यू, व्हेन यू वर इन योर फर्स्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा सोशली कट ऑफ रहते थे। एंड उस टाइम पर जब हम लोग रैंडम चीज़ों में लगे हुए हैं, राइट, वी केम टू नो के यू हैव बीन टू पेरिस, वहाँ पर मूड भी कर लिया, सब कुछ हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस क्या था, ये ऑल टुगेदर कैसे प्लान किया? So, first year of law school for me, and I am a first generation lawyer, तो it was a lot of anticipation। बहुत ये था कि आप लॉ स्कूल में जाके कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी आपको मिलेंगी, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे बनेगा। तो मुझे नहीं पता था अब फाइनली मेरी जॉब किस एरिया में हो सकती है, बट मुझे ये पता था कि मैंने लॉ इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट में एज ए सेड बहुत मज़ा आ रहा था। तो देन मैंने सोचा थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं किस इसके सब एरिया में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि बिकॉज मैंने बहुत सारे MUNs करे थे, तो मुझे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छा लगता है। तो विद इन द वेरी फर्स्ट मंथ ओनली माई सीनियर्स टोल्ड मी कि ऐसे एक मूट है, डे ऑफ क्राइसिस, इट हैपन्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस नॉन्तेर, एंड ये एक चीज़ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो टू लर्न मोर अबाउट दिस एरिया। सो दैट ऑल्सो इज़ अ गुड वे ऑफ एक्सप्लोरिंग। आपको अगर कोई सब्जेक्ट पसंद है तो उसके आपको नुआंसेस तभी आएंगे जब आप उसमें इतना इन डेप्थ एक ईयर लॉन्ग कमिटमेंट देके आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करो, जैसे मेरे साथ उस मूड में हुआ। तो या दैट वाज इट। तो उस टाइम मैंने थोड़ा सोचा कि फर्स्ट सेकंड ईयर थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, पढ़ाई का ज़्यादा बेस बनाते हैं, एंड जब वो क्लियर हो जाए, वंस यू थिंक कि आपने सब एक्सप्लोर कर लिया है पढ़ाई वाइज, आपने देख लिया आप लॉ स्कूल में क्यों आए हो, उसके लिए आपका क्या फ्यूचर रहेगा, उसके बाद मे बी सोशली यू कैन टेक दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड आप सोशल अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ये माइंडसेट अगर हम अभी करंट जनरेशन को देखें तो बहुत उल्टा है। हाँ, ओके। आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं कि हाँ लोग भी दिख रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, दोस्त भी बना रहे हैं, अरे अभी तो फर्स्ट ईयर है, अरे अभी तो सेकंड ईयर है। तो वुड यू नॉट रिकमेंड दिस अप्रोच कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या हम सोशलाइजेशन पर थोड़ा भी ध्यान दें? थोड़ा सा तो चलता है, बट बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन वर्सेस एक बार थोड़ा करियर सेट हो जाए, थोड़ी चीज़ें अपने CV में आ जाएं, जिससे हमारी आगे की इंटर्नशिप्स और प्लान हो सकती है। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें, क्या एक पूरा रोड मैप होना चाहिए किसी फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए? एग्जैक्टली। तो अब मैंने वही बोला, सबकी जर्नी इतनी अलग होती है कि मैं कोई रोड मैप तो आपको बना के नहीं दे सकती, अदरवाइज यू विल कम बैक टू मी एंड से कि लॉ स्कूल तो आपने बताया था बहुत अलग तरीके से नेविगेट करना, एंड दैट डिडंट वर्क आउट फॉर अस। बट व्हाट आई वुड से इज कि आप अपना बैलेंस ऐसे बनाइए कि आप लॉ स्कूल में देखो फ्रेंड्स बनाने हैं ऑफ कोर्स, बट आप लॉ स्कूल में मेनली इसलिए जा रहे हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप अपने फ्यूचर में क्या देखते हो। अगर नेटवर्किंग के लिए ऑफ कोर्स आपको लोगों से बात करनी है, लॉ स्कूल सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, एंड बस नॉर्मल एज अ डे टू डे इंटरेक्शन यू विल नीड फ्रेंड्स, यू वुड वांट फ्रेंड्स अराउंड यू। बट एट द सेम टाइम आपका पढ़ाई में आपको थोड़ा एक लेवल ऑफ क्लैरिटी होना चाहिए। अब आप वो मेहनत किसी भी टाइम पे कर सकते हो, आप चाहो तो आप लॉ स्कूल की प्रेपरेशन में इतनी मेहनत कर लो कि आपको NLS मिल जाए, कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए कि आपको पता है कि डे 0 में तो मैं नौकरी निकाल ही लूँगा या निकाल ही लूँगी, या आप वो मेहनत अपनी इंटर्नशिप्स में कर लो कि मैं 4 महीने तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ कॉलेज में, और मैं 2 महीने इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मुझे पता है दैट कि मेरी इंटर्नशिप कॉल बैक में कन्वर्ट होगी, मेरी कॉल बैक जॉब में कन्वर्ट होगी। तो आप वो किसी भी पॉइंट पे डिवाइड कर सकते हो, बट वो आपको एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा है और आप मेहनत कर भी सकते हो, विच विल इवेंचुअली ट्रांसलेट इनटू अ सक्सेसफुल लॉ स्कूल फॉर यू। तो इसमें जैसे अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट सेकंड ईयर से कर लेते हैं थोड़ा बहुत डिसेंट, बट हर किसी को थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के आसपास जाके वो एक पूरा क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, एक डिलेमा में फंस जाते हैं, कहाँ जाएं क्या करें समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये कैसे फिगर आउट किया और अल्टीमेटली कंपटीशन लॉ में कैसे एंड अप किया? राइट तो सेकेंड ईयर तक मैंने अपनी जर्नी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करी कि मैंने ट्राई किया हर तरह की इंटर्नशिप करके देखा जाए और डिफरेंट टाइप के मूव्स करके देखा जाए. अब लोग कहते हैं कि एक तरीके से आपको जाना चाहिए, अगर आपको पता है कॉर्पोरेट लॉ में एंड अप करना है तो आप शुरू से कॉर्पोरेट और आईलीड लॉज ही करो, तो आप उसी से रिलेटेड एक्सपोजर लेते जाओ एंड यू विल एंड अप एट दैट प्लेस. बट हम जब फर्स्ट ईयर में होते हैं लॉ स्कूल के, हम लिटरली बच्चे होते हैं. आई वाज 17 years old, यू मस्ट हैव बिन 17-18, है ना. तो उस टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि मेरे को फ्यूचर अपना कहाँ चाहिए लाइफ में. तो फर्स्ट 1-2 साल तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. तो जैसे मैंने एक इंटर्नशिप करी थी एट अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म, इट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप और एट अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म. एंड उस इंटर्नशिप में मैंने उनको बोला कि आप मेरा एरिया मत लिखो इंटर्नशिप का, मुझे आप कुछ ऐसे ओपन सॉर्ट ऑफ पूल ऑफ इंटर्न्स में डाल दीजिए जिससे मुझे हर टीम के पास काम करने को मिलेगा. एंड फिर जब टीम्स ने मुझे अप्रोच किया तो आई मेड इट अ पॉइंट कि कोई भी टीम हो, मैंने मना नहीं किया, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो लिटिगेशन टीम हो, चाहे वो कंपटीशन टीम हो, मैंने सब टीम्स को हाँ बोला काम के लिए, और जितने बजे तक भी बैठना पड़े, ताकि एक बार ही मेरा ये हो जाए कि मैंने सब कुछ देख लिया है एंड अब मेरा एरिया डिसाइड हो गया कि मुझे किस में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंटिन्यू करना. और वही हुआ, मुझे उस इतने सारे एरियाज एक्सप्लोर करके पता चला कि मुझे तो कंपटीशन लॉ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो कॉलेज में मुझे 4th ईयर तक पढ़ाने भी नहीं वाले थे. तो अगर मैंने वेट किया होता कि कॉलेज में कब पढ़ाएंगे 4th ईयर में, फिर मुझे समझ आएगा कि मेरा करियर ये होने वाला है, इट वुड हैव बीन टू लेट. बट क्योंकि वो प्रोएक्टिवली ये चीज़ों को अप्रोच करना पड़ता है, उस समय समझ आ गया. तो देन मैंने सेकेंड ईयर ऑनवर्ड सारी इंटर्नशिप्स कंपटीशन लॉ और अनदर एरिया दैट आई हैड आइडेंटिफाइड आर्बिट्रेशन, इन दोनों में ही मैंने अपना फोकस किया मोस्टली इंटर्नशिप्स को. तो इसमें मैंने 2 चीज़ कंक्लूड करी. सबसे पहली चीज़ तो अगर आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो तो इट इज़ लाइक ईटिंग अ प्रॉपर थाली. एग्जैक्टली. कोई भी सब्जी हम टेस्ट करके देखें, Exactly. जो हमें सबसे पसंद आ रही है हम उसको वापस बुलवा लेंगे. एग्जैक्टली. और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपना कंपटीशन लॉ हमने चूज़ कर लिया तो हम वेट ना करें कि हमारे कॉलेज में कब वो पढ़ाया जाए. जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कॉर्पोरेट की इंटर्नशिप नहीं करते. एग्जैक्टली. फर्स्ट ईयर तो चलो छोड़ो, वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता उसका, बट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है, वो इंतजार करेंगे कि नहीं हमारे कॉलेज जब कराएगा तब हम थोड़ा उनके ऊपर डिपेंड होंगे. हाँ. तो या तो आपका कॉलेज एनएलएस नाल सारो. एग्जैक्टली. तो अब हम दोनों उस मामले में थोड़े से पीछे थे. एग्जैक्टली. तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर मारेंगे. एग्जैक्टली. ठीक है. तो टीयर 2 में अगर कोई है तो उसका एक्स्ट्रा एफर्ट यही होता है कि वो 5 साल में क्या कर रहा है और वो कैसे अपनी पूरी जर्नी शेप कर रहा है. तो ये था. एंड अनदर थिंग जो मैंने इससे सीखा, बहुत बड़ा लेसन, जब मैं वो इंटर्नशिप कर रही थी मुझे उसमें से कोई एरिया नहीं आता था और एवरीथिंग वाज न्यू. आपको जब पहली बार ही बोला जाता है कि एमसीए की वेबसाइट खोलो और कुछ निकालो, सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को नहीं आता होता है. तो अपने आप को कभी भी इस चीज़ से मत लिमिट करना कि ये कुछ नया है, ये मैंने पहले एक्सप्लोर नहीं किया है, मुझे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है या मुझे कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है. बिकॉज बीइंग अ लॉयर 1 year इनटू द प्रैक्टिस, आई कैन टेल यू इट इज़ ऑल अबाउट फिगरिंग इट आउट ऑन द वे. तो आपका पूरा काम ही यही है कि आपको जॉब पे आपको एक बेयर एक्ट पकड़ा देंगे, आपको थोड़ी रेगुलेशंस पकड़ा देंगे, अब आप खुद समझो, आपके पास इंटरनेट है, द स्काई इज़ द लिमिट, आप सब खुद फिगर आउट कीजिए. अच्छा. और एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे कॉलेज में बोला जाता था कि 2 तरीके के सांप मिलते हैं. ओह. एक तो जो नॉर्मल रेंगते दिखते हैं वो हैं और दूसरे वाले भी हैं. ओके. तो क्या आपने भी कुछ ऐसा फेस किया कभी? बहुत लोग करते हैं ये. तो है ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेशनली सही जा रहे हो, ऑफ कोर्स, बट आपकी पर्सनल लाइफ बहुत जगह आपको हैम्पर करेगी. ऑफ कोर्स. इन चीज़ों से कैसे डील करते हैं? तो आई वुड से लॉ स्कूल बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अगर आप कोई भी और फील्ड देखो तो उसमें आप या तो 3 साल के लिए जा रहे हो, 2 साल के लिए जा रहे हो, मैक्सिमम इंजीनियरिंग में आप 4 साल के लिए जाते हो, लॉ स्कूल में आप 5 साल के लिए एक जगह पे जा रहे हो. एंड वहाँ पे जो आपको कल्चर मिलेगा, आपको बहुत ही रेयर है कि आपको घर जैसा कल्चर मिलेगा. आपके घर पे यू माइट बी लिविंग कैसा भी लाइफ फॉर द पास्ट 17 years ऑफ योर लाइफ, और आप लॉ स्कूल में जब आप अपने सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हो, आप तब जाते हो, तो आप में भी इतने चेंजेस आ रहे होते हैं और आप जिन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं उसमें उनमें भी बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं. एंड एट द सेम टाइम हमारे लिए तो वो एडेड चीज़ थी कि हमारे बीच में कोविड ब्रोक आउट.
when we were in the second year of law school. वहां पर तो आधे लोगों का और पता लग गया कि कौन असली दोस्त है, किसने हालचाल तक नहीं पूछा 2 साल। एग्जैक्टली हालचाल नहीं पूछा। एंड देन मोर सो वो ब्रेक जब लोगों को मिला और लोग घर गए तो लोगों में फिर से और बहुत चेंजेस आए। लाइक क्योंकि आपको वो लॉ स्कूल का एक्सपीरियंस मिल गया ऑफ 2 years, अब आप वो अपनी रियल लाइफ में वापस आके अप्लाई कर रहे हो, तो लोगों में और 2 साल घर पे बैठना अगेन, तो इतना टाइम मिलता है सोचने का, बढ़ने का एंड एवरीथिंग, तो सब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। सो आई वोंट से दैट आई फाउंड साम्प ऑन द वे, बट आई वुड से कि मुझ में बहुत चेंजेस आए, मेरे आसपास के लोगों में बहुत चेंजेस आए, और इस वजह से द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल वर वेरी इवॉल्विंग। सो लॉ स्कूल में अगेन डोंट स्टॉप, ये मत सोचो कि आई हैव फिगर्ड इट आउट, मेरा नेटवर्क इतने लोगों से लिमिटेड होगा, या मैंने अपना सेफ स्पेस ढूंढ लिया है, मैं तो यही करने वाली हूँ, मेरे को इन्हीं लोगों से बात करूँगा, तो वो हमेशा चेंज होता रहता है। जस्ट कीप एन ओपन माइंड, ये कोशिश करो कि आप जितने लाइक माइंडेड लोग ढूंढ सकते हो उतना ढूंढो, बिकॉज नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। इतना लंबा टाइम तभी कट सकता है, आपकी खुशी में, गम में, हर चीज़ में वही दोस्त आपके आसपास रहते हैं। सो बी वेरी वाइज एंड ट्राई टू अवॉइड पीपल लाइक इवोल्यूशन के ऊपर जैसे हमारा भी अगर बीच की क्वेश्चन जो है, हमने फर्स्ट ईयर बिल्कुल ना के बराबर बात करी है ना, बट हमारी जब बात चालू हुई, जब हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, तो आज हम यहाँ साथ बैठे। एग्जैक्टली तो फिर वो आप ऐसे बॉन्ड्स बना लेते हो इतने अनएक्सपेक्टेडली, और इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजों से मिलके, कोई आपको किसी कमिटी में मिल जाता है, कोई आपको किसी मूड में मिल जाता है, कोई आपको ऐसे ही कॉलेज में घूमते हुए मिल जाता है, जस्ट डूइंग एन एक्टिविटी दैट मे बी यू ऑल्सो एंजॉय डूइंग। तो इतने कुछ रैंडम एनकाउंटर्स हो जाते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स, विच आई एम गेसिंग हमारी होगी, ऐसी फ्रेंडशिप्स पे लैंड अप कराता है। सो दैट इज अ गुड लॉ स्कूल एक्सपीरियंस देयर। तो ऑल टुगेदर अगर कॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ऐसा बोलता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद है नहीं, राइट, बट अब ये नेटवर्किंग जो है ये भी आपका करियर बनाने में काम आती है, राइट, इंटर्नशिप्स मिलेंगी तो आपको जॉब मिलने का चांसेस बड़ा अच्छा होगा। तो ये नेटवर्किंग पूरे लॉ स्कूल में कैसे सीखी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये काम कैसे अल्टीमेटली लूथरा में जाने। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि नेटवर्किंग ये कैसे सीखी, तो आई वोंट से कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट पीपल आई स्पीक विद। मुझे बहुत रहता है कि थोड़ा मे बी लाइक माइंडेड लोग, या थोड़ा पीपल दैट आई फील सिक्योर स्पीकिंग विद, मैं थोड़ा सिलेक्टिव रहती हूँ अबाउट हु आई स्पीक विद। तो फर्स्ट ईयर में द फर्स्ट पीपल आई केम अक्रॉस वर सीनियर्स। तो सीनियर्स से आप फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ सीखते हैं, बिकॉज उनके पास वो लाइफ एक्सपीरियंस आ चुका है अब लॉ स्कूल का, जो आपको बेस्ट एम्पावर करेगा विद द टूल्स, जिससे आप अपने आगे के 4 साल काटेंगे। अब वो चाहे किसी सीनियर का प्रोजेक्ट लेना है, उसको कॉपी पेस्ट करके सबमिट करना है, या फिर कुछ आपको बुक्स चाहिए जो इतनी महंगी आती हैं, जो आप लॉ स्कूल में नहीं कर सकते अफोर्ड, और आपको सीनियर से ही लेनी पड़ेंगी। सॉरी, आई होप द टीचर्स आरंट वाचिंग। बट प्रोजेक्ट्स कहाँ से सबमिट हुए, आपने वो रास्ता बता दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं प्रखर ने मुझे सीक्रेट बताया था। अच्छा। बट हाँ, इन चीज़ों के लिए आपको नेटवर्किंग तो सीखनी पड़ती ही है, और उस समय आपको लगेगा ये मैं नॉर्मल सीनियर से इंटरेक्ट कर रही हूँ, बट वो आपका फाउंडेशन ले कर रहा है ऑफ हाउ यू विल नेटवर्क योर वे इनटू योर करियर। तो मैं भी जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मेरे पास भी नहीं था द इफेक्टिव टूल्स टू गेट इनटू अ लॉ फर्म, और लॉ फर्म्स में घुसने के लिए ये तो होता है इशू दैट उनके पास कितने सीवीज आते हैं, सो एवरीबडी वांट्स टू एंड अप इन अ लॉ फर्म, तो वो भी कैसे सिलेक्ट करें। तो इसके लिए अब आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे वन ऑफ द मेन वेज आई टेल पीपल इज कि बहुत सारे आर्टिकल्स लिखो, बिकॉज आप जब ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे कि मेरे पास इस एरिया की नॉलेज है, दैट इज व्हेन देयर विल बी नो बार फॉर यू। फिर वो पार्टनर को भी अगर उस आर्टिकल में इंटरेस्ट आएगा, वो पार्टनर आपके आर्टिकल को रेफर करेगा फॉर देयर सबमिशंस। लाइक यू बाद में जाके फिर पार्टनर्स के साथ भी आर्टिकल लिख सकते हैं। यस, थैंक यू टू माय प्रेजेंट बॉस हु इज वेरी वेरी सपोर्टिव इन राइटिंग। तो ये एकेडमिक चीज़ें जो आपको लगता है कि उस टाइम पे आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं, या आपको लोगों से बात करना पड़ रहा है जो आपका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, ये चीज़ें आपको आगे जाके आपके करियर में बहुत हेल्प आने वाली हैं। एंड अब आप ये सोचो कि कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में कौन जाता है। आज मैं एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में हूँ, कल मैं भी आपकी लॉ स्कूल में भी सीनियर थी, बैचमेट थी, थिंग्स लाइक दैट। तो आपने अगर वो एफर्ट किया होता मे बी टू स्पीक विद मी एट दैट टाइम, और वी वर इन टच, तो टुडे यू वुड हैव हैड दैट कनेक्शन इन अ लॉ फर्म। तो ऐसे ही होता है, कितनी मेजर लॉ फर्म्स है, मे बी 6-7 दैट यू कैन नेम ऑफ। तो आपकी उन सब लॉ फर्म्स में आज आपके ही कॉलेज के बच्चे बैठे हैं। तो
अब दिस इज समथिंग जो टॉप टियर मिड टियर एनएलयूज के लिए है ट्रू. नाउ व्हाट अबाउट वो बच्चे जो मे बी एनएलयूज से नहीं आते हैं, मे बी देर कमिंग फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज. तो उस टाइम पे आपको मेजर फोकस करना होता है अपनी स्किल्स पे. आपको नेटवर्क करने के लिए आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा कि आप लिंक्डइन पे जाइए, आप देखिए कि आपकी फील्ड में कौन कौन ज़्यादा एक्टिव है उस प्लेटफॉर्म पे, एंड आप उनको कैसे रीच आउट कर सकते हैं. उसमें भी आपको देखना पड़ेगा किस जने को किस तरीके से कम्युनिकेशन पसंद है. बहुत सारे लोगों को नहीं प्रेफर्ड होता कि लोग उनको डिस्टर्ब करें ओवर प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, बट अ लॉट ऑफ पार्टनर्स एसोसिएट्स डू रिप्लाई टू पीपल. आप उनके कमेंट्स में देखेंगे वो रिप्लाई कर रहे होते हैं टू स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो दोज आर द थिंग्स वेयर यू कैन गेट योर फुट इन द डोर दैट वे. ओके, सो अब थोड़ा हम वुमेन इन द लॉ राइट इसके ऊपर डिस्कशन को फोकस करते हैं. सबसे पहले कि यू हैव बीन वर्किंग फॉर 1 year. राइट. तो बीइंग अ वुमेन क्या कोई ऐसे चैलेंज है? अगर हैं तो उसको कैसे ओवरकम करते हैं ऑल टुगेदर? सो थैंकफुली मेरे घर पे भी एनवायरनमेंट बहुत ही वॉज वेरी प्रो विद मी वर्किंग. सब ने बहुत बहुत सपोर्टिव थे. ये कभी इशू नहीं आया कि रात को 4 बजे आ रहे हो वापस ऑफिस से, या इतना सुबह सुबह निकल रहे हो, इतना दूर जाना है. वो सब इश्यूज़ थैंकफुली माई फैमिली वॉज सपोर्टिव इनफ कि वो इश्यूज़ मेरे लिए कभी नहीं आए. एंड आई गॉट अ वेरी सिमिलर वर्क प्लेस ऑल्सो जहाँ पे दे आर वेरी अकोमोडेटिव. अगर देर आर सर्टेन नीड्स ऑफ द फैमिली दैट आई नीड टू टेंड टू, सो दे अकोमोडेट एंड सॉर्ट ऑफ मेक श्योर कि उस तरीके का सपोर्ट रहे मेरे पास. बट एट द सेम टाइम आई डू अक्नॉलेज दैट women, and be it not just women, like people from any gender can face any sort of that added challenge that somebody atypically would not face in a law firm. तो लॉ फॉर्म एंड इन लॉ इन जनरल थोड़ा वो एडेड चैलेंजेस डेफिनेटली रहते हैं, मे बी इन लाइक फैमिली प्लानिंग या जस्ट हाउ पीपल कैन बी बायस समटाइम्स इन टॉकिंग टू यू. आपको अपने आप को एक सर्टेन तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको एक सर्टेन तरीके से अपना डेकोरम बना के रखना पड़ता है. बहुत सारी लेडीज़ को अपना सेफ्टी भी देखना पड़ता है बहुत शुरू से. जब आप मूव आउट करते हो अपने घर से, लॉ फॉर्म्स आर वेयर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अ फ्यू प्लेसेस, तो काफ़ी सारे लोगों को मूव आउट करना पड़ता है और घरों पे रहना पड़ता है अपनी फैमिली से दूर. तो वो चैलेंजेस आर डेफिनेटली देयर. तो इसीलिए आई वुड से कि आप ये देखिए कि आप एक लॉ स्कूल को चूज़ कर रहे हैं और आप एक लॉ फर्म को चूज़ कर रहे हैं. इट इज़ नॉट जस्ट कि लॉ फर्म आपको चूज़ करता है या एक लॉ स्कूल आपको चूज़ करता है. तो अपना वो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी और अथॉरिटी ज़रूर बना के रखना कि व्हाट आर थिंग्स दैट आर एक्सेप्टेबल फॉर यू, व्हाट आर थिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर यू, और उसी तरीके से अपने एनवायरनमेंट को चूज़ कीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटल हेल्थ इज़ अबव योर करियर, इट्स अबव एवरीथिंग. तो अपने नीड्स को पहले समझिए एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने करियर को स्ट्रक्चर कीजिए. बाकी आजकल पॉश की ट्रेनिंग तो हर ऑफिस में मिलती है. Exactly. एंड वो फीमेल्स को ज़्यादा पता हो कि क्या एग्जैक्टली राइट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. राइट. एंड आपने बातों बातों में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील किया कि Okay. घर वालों ने कभी गुस्सा नहीं किया रात को 4 बजे. कभी भी नहीं. तो क्या यही वर्किंग आवर्स है? एंड क्या 4 बजे भी घर आना पड़ता है? एंड मुझे टिपिकल डे इन योर लाइफ एक बार ऑफिस का बताओ. ओके, सो सी टिपिकल डे इट इज़ नॉट कि आपको हर रोज़ ही ऐसे इन ह्यूमन आवर्स कुछ वर्क करना पड़ रहा है, आप 4 बजे आ रहे हैं, हमेशा ही ऐसा नहीं होता. बट लॉ फर्म्स में ये तो है दैट टू गेट अहेड यू डेफिनेटली हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ एक एक्स्ट्रा इनपुट होता है जो आपको देना पड़ता है, आपको एक वैल्यू एडिशन करना पड़ता है. तो अब वो चाहे आप इतने एफिशिएंट हो कि आप 9 घंटे 10 घंटे का काम 1 घंटे में ख़त्म कर लो, बट वो एक वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ता है. अब वो चाहे अब अगले दिन फाइलिंग है तो आपको अगर 4 बजे तक भी रुक के करना पड़ रहा है, वो काम कंप्लीट तो आपको करना पड़ेगा ही. अब वो कुछ ऐसे नहीं है जो लॉ फर्म के कुछ सुपीरियर्स टॉक्सिक हो रहे हैं, वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है. वो सिंपली ये चीज़ है कि यू हैव बिन एंट्रस्टेड विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. लॉ एज अ प्रोफेशन इज़ अ प्रोफेशन वेयर यू आर एक्सपेक्टेड कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हों, आप बहुत अकाउंटेबल हों. तो आपको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके ही जाना है. अब उसके लिए हो सकते हैं टाइमिंग्स 4 AM भी, बट टिपिकली अगर मैं बोलूँ मेरा दिन कैसा होता है, तो आई हैव टू हेड फॉर ऑफिस अराउंड 8:30 बिकॉज आई लिव अ लिटिल फार अवे ऑफिस से. एंड दिन की शुरू तो कॉफ़ी से ही होती है बिकॉज दिन लंबा होना होता है. देन यू रीच ऑफिस. देन जनरली ऐसे होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ज़्यादा मीटिंग्स रहती हैं एंड देन सेकेंड हाफ ऑफ द डे में ज़्यादा उन मीटिंग से रिलेटेड काम होता है. जनरली ये चलता है. बट हाँ, एक जनरल आप अपना जाएंगे, आप अपना चेक करेंगे कि आज के दिन में क्या क्या है, कैलेंडर चेक करेंगे, आउटलुक चेक
चेक करेंगे एंड देन या बस पूरा दिन अभी एज अ फर्स्ट ईयर एसोसिएट आपका काम में एटलीस्ट मेरे एरिया में इन कॉम्पिटिशन लॉ आपका काम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा रिसर्च ड्राफ्टिंग एंड अ लॉट ऑफ जस्ट यू नो इक्विपिंग योर सेल्फ. अब जैसे कॉम्पिटिशन लॉ में 2 एस्पेक्ट्स रहते हैं. एक एस्पेक्ट होता है कॉम्पिटिशन लिटिगेशन. सो उसमें जो आप काम जनरली लिटिगेशन से एसोसिएट करते हैं वो सारे काम आते हैं. एंड देन एक एस्पेक्ट होता है मर्जर कंट्रोल. तो उसमें हमारी होती हैं जब भी कोई मर्जर कोई भी एक्विजिशन होता है उससे रिलेटेड रेगुलेटरी फाइलिंग्स बिफोर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो आई एम श्योर जो भी लॉ स्कूल्स में हैं जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा कोई नहीं पढ़ चुका. ओके ठीक है. तो कॉम्पिटिशन लिटिगेशन में क्या होता है जैसे आप नॉर्मल केसेस कोर्ट में देखते हैं होते हैं तो जनरली क्या होता है अगर मार्केट पे कोई भी कंपेटिटर्स के बीच में कोई भी इफेक्ट आ रहा होता है. मान लो मार्केट से कोई कंपेटिटर एलिमिनेट हो रहा है या कस्टमर्स की चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो रही है किसी भी चीज़ से तो इन चीज़ों के अंदर कंपटीशन कमीशन लुक्स इनटू. या अगर कोई ऐसा एंटिटी है जो इतना बड़ा हो चुका है मार्केट में कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है जो अपने उस पोजीशन को वो अब्यूज़ कर रहा है तो इन चीज़ों में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लुक्स इनटू. तो अब वो उस स्टेज पे हो सकता है जब वो ऑलरेडी ऐसी एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर चुका है तो उस टाइम पे आप केस करते हो उनके अगेंस्ट इन्फॉर्मेंट्स ब्रिंग अबाउट एन इन्फॉर्मेशन या कमीशन खुद भी देख सकती है या फिर वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के टाइम पे हो सकता है जब भी एक कंपनी अपने आप को कंसोलिडेट करने लगती है तो उस टाइम पे द कंपटीशन कमीशन कैन लुक इनटू इट एंड सी कि ये तो कंपटीशन पे इफेक्ट लाएगा सो वी कैन नॉट अलाउ दिस ट्रांजैक्शन और वी वुड से दैट दिस ट्रांजैक्शन शुड बी अलाउड थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन करके. ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बोर नहीं हो सकता इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपकी वो मंडेन लाइफ नहीं रहेगी. एग्जैक्टली. एंड कंपटीशन लॉ में वही कंपटीशन लॉ इतना एक्साइटिंग इसलिए है जो मुझे सेकेंड ईयर में समझ आया इज़ बिकॉज इसमें आप ना सिर्फ कॉर्पोरेट का काम कर रहे हो कि आप फाइलिंग करे जा रहे हो रिसर्च करे जा रहे हो वो भी नहीं हो रहा. ना इसमें सिर्फ ये है कि आप लिटिगेशन का काम कर रहे हो और पूरा टाइम कोर्ट में घूमे जा रहे हो. ये दोनों का ही बहुत अच्छा मिक्स है ये एरिया. और बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं इंडिया में जो आपको दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ये फील्ड करने देती हैं. सो ये एक एडेड एडवांटेज है कॉम्पिटिशन लॉ में करियर बनाने का. तो अगला हम थोड़ा मूवीज़ की बात करते हैं. ओके कि मूवीज़ में हमने देखा है कि लॉयर्स को जैसे पोर्ट्रे किया जाता है राइट. उसमें और हकीकत में क्या डिफरेंस है? अगर कोई भी लॉ स्कूल सूट्स देख के जा रहा है तो माई आंसर विल बी बिग नो. ये एक्सपेक्ट मत कीजिए अपने फ्यूचर में. आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ मे बी हियर एंड देयर दिख जाएंगी बट दैट इज़ नॉट एट ऑल. दैट इज़ अ वेरी ग्लैमराइज्ड वर्जन ऑफ क्या होता है लॉ में. एक्चुअली लॉ में ये नहीं होता कि आप किसी को जाइए आप नेगोशिएट कीजिए और वो बंदा एकदम ब्लैकमेल सा होके आपको बोलेगा कि ओके दिस डील इज़ फाइनलाइज्ड. ऐसा नहीं होता है. और आई थिंक ऐसे शोज़ काफ़ी आपको ये भी दिखाते हैं कि लॉ को कैसे सर्कमवेंट किया जाता है विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. मोस्ट ऑफ आर रेगुलेटर्स आर वेरी एफिशिएंट. लॉ को सर्कमवेंट करना इतना आसान नहीं है. तो काफ़ी मूवीज़ और शोज़ कोशिश करते हैं कोर्ट रूम्स को अच्छे से डिपिक्ट करने की. तो दैट एस्पेक्ट में भी कुछ हद तक वी हैव गॉटन राइट. बट आई थिंक लॉ फर्म पे आज तक आई हैवेंट रियली सीन एनीथिंग दैट इज़ इतना रियलिस्टिक कि आपका जो एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सके. ओके लेट्स मेक अ मूवी देन. लेट्स डू दैट. लूथरा के अंदर जाके प्रॉपर असली लाइफ देखते हैं. आई विल आस्क देम. सर्कमवेंट वाला जो पॉइंट है जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं. जॉली एलएलबी में जो हमने देखा होगा देखिए राइट. उसमें वो लास्ट में बोलता है कि आप बिना नोटिस के गवाह को नहीं पेश कर सकते. जज बोलता है कर दो. राइट. नहीं होता ऐसा नहीं होता है कि जस्ट फॉर द नेम से क्या ड्रामा क्रिएट हो रहा है वो हिंदू का मुस्लिम निकल रहा है या जो भी जैसा भी ऐसा नहीं होता है. एग्जैक्टली. ठीक है वो जज किसी को फेवर नहीं करता है. और मैंने तो ये भी देखा है कितनी सारी कोर्ट रूम मूवीज में ये दिखाया जाता है कि ऑपोजिंग काउंसिल के लिए इतना कुछ सरप्राइजिंग कोई एक्टिविटी हो रही है कि ऑपोजिंग काउंसिल को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है कोर्ट रूम में. एकदम से कुछ बिग शॉक. एग्जैक्टली. यही जनरली क्या होता है जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो है कि आपको सामने वाले को भी सारा नोटिस रहता है. एग्जैक्टली. सर्विस करते हो आप तो उनको आइडिया होता है कि कोर्ट में क्या होने वाला है. हम जब कोर्ट करते थे उसमें भी सामने वाले को पूरा मेमोरियल दे देते हैं. एग्जैक्टली. कि आप हमारा भी पढ़ो. इधर भी कोर्ट में यू गिव योर रिटन सबमिशन सामने वाली पार्टी को. तो इतना सेंसेशनल कुछ नहीं होता है कोर्ट में. तो बोथ पार्टीज गेट अ वेरी इफेक्टिव वे अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करने के लिए. ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से और हैक से नहीं हो पाता है लॉ. अच्छा. एंड वर्क लाइफ बैलेंस कैसे यू मैनेज while working?
So I'm considering it a good sign that you think I have managed it. So you are asking me how have I managed it? हाँ, if you can. I do think that so far I have been able to manage it, thankfully. तो उसमें again आपको बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करना पड़ता है, वो है आप एकदम से लॉ स्कूल से निकलते हैं जहाँ ऐसा है कि आप कभी भी छुट्टी लो, बस 75% मेंटेन कर लो और कहीं भी घुमाओ आसपास, वो चीज़ बहुत अलग होती है कंपेयर टू जब आप लॉ फर्म में होते हैं. अब यहाँ पे लॉ फर्म में आके एनीथिंग दैट यू डू हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज. आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को मन है कि मैं इस थर्सडे फ्राइडे छुट्टी ले लूँ, कहीं चली जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी प्री प्लान्ड. आपको प्रॉपर उसका अप्रूवल लेना होता है, उसका फॉर्मल मैकेनिज्म होता है. और आपको ये भी अगेन अकाउंटेबिलिटी, आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपके क्लाइंट्स तो नहीं सफ़र करेंगे आपकी एब्सेंस से. आप जिन मैंडेट्स पे काम कर रहे हो उनका तो कुछ अर्जेंट नहीं आएगा उस टाइम पे, वो चीज़ें आपको ज़रूर देखनी पड़ती हैं. बट अदर देन दैट आई थिंक थैंकफुली इंडिया में लॉ फर्म्स हैव बिन वेरी अकोमोडेटिंग. आपको कभी ना कभी एक डेजिग्नेटेड ब्रेक मिलता है, बी इट दिसंबर एंड या कुछ लोग को ये कोर्ट वेकेशन का टाइम मिलता है जो अभी चल रहा है. तो उस पीरियड में आपको काफ़ी अच्छा ब्रेक मिल सकता है. यू जस्ट हैव टू प्लान इट एट द राइट टाइम और आप वो ब्रीदर एक ले सकते हैं. तो वो जैसे कई लोग कहते हैं कि यू नो लॉ फर्म गेट्स अ लॉट फॉर अस या बहुत हेक्टिक हो रहा है, आप पे होता है वो काफ़ी हद तक कि आप कैसे चीज़ों को स्केड्यूल करें, प्लान करें. और जैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी होती हैं वैसे ही आपको अपनी वीकनेसेस भी समझनी होती हैं. आपको ये भी समझना होता है कि क्या चीज़ आपको एनर्जाइज करेगी, रेजुविनेट करेगी. जैसे फॉर मी, अगर मैं घर आऊँ और कुछ अच्छा ऑर्डर कर लूँ और मेरे सामने नेटफ्लिक्स है, मेरा दिन काफ़ी हद तक यू नो वो बैलेंस मेंटेन हो जाता है. तो सब लोगों को अपना वो पर्सनल जर्नी खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या एनर्जाइज करेगा. अच्छा, एंड इसमें हेक्टिक की तो बात यह है कि हेक्टिक तो ऐसे लॉ स्कूल भी था, एग्जैक्टली ऐसे तो क्लैट की प्रिपरेशन भी Exactly. थी, एंड ऐसे तो स्कूल भी था. एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि आप मैनेज किस तरीके से करते हो और आप अपने ऊपर क्या लेते हो. आप ऐसा भी एरिया चूज कर सकते हो, आप ऐसी प्रैक्टिस चूज कर सकते हो जिसमें आपके आवर्स ऐसे हों कि आपको रात का टाइम फ्री मिल जाए, या आप ऐसी लॉ फर्म में जा सकते हो जहाँ आपकी लीव्स फ्लेक्सिबल हों. वो आपके पास है ऑप्शन. तो आप ये मत सोचिए कि लॉ एज अ करियर यू नो बहुत ही स्टैंड आउट है फ्रॉम अदर प्रोफेशंस. लॉ इज़ अ वेरी वायबल करियर. पीपल हैव बिन इन अ लॉ फर्म और सेम टाइम पे बहुत सक्सेसफुल फैमिली लाइफ चला रहे हैं. सीनियर एडवोकेट्स बहुत सक्सेसफुल फैमिली लाइफ चला रहे हैं. तो आपको वो एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगा. इट्स जस्ट आपको वो खुद अपने लिए प्लान आउट करना है. तो बेसिकली आफ्टर प्लेसमेंट आप अपने मर्जी के मालिक तो हो, लेकिन Exactly. थोड़े से कटिल्ड, थोड़ा क्योंकि आपको 4 लोग और अपनी क्लाइंट्स को भी देख के चलना पड़ता है. एग्जैक्टली क्योंकि आपके ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट है. फिर कॉलेज Right. में नहीं था कोई, राइट आप अपनी मर्जी के 100% मालिक थे. राइट ठीक है. अब अगर मैं थोड़े से एथिकल डिलेमास की बात करूँ, राइट. कुछ फेस करा 1 साल की वर्किंग में, कभी अगर ऐसा कुछ फेस करा तो कैसे हैंडल किया? आई थिंक अब तो लॉ फर्म्स में इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं कि वो एथिकल सर्कमवेंशन नहीं हो पाता. वी मेड श्योर वी आर गिवन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स कि हम वो जो एथिक्स की 4 वॉल्स हैं उसके अंडर ही कंटेंट रहें, हम उसके बियॉन्ड ना जाएं. तो आई पर्सनली हैवंट फेस्ड इट सो फार, but if anybody does face it, like my word of advice to them will be that you can always have Bar Council of India instituting proceedings against you. आप अपनी इज्जत भी खो देंगे, आप अपने पैसे भी खो देंगे, आपका करियर खत्म हो जाएगा, लाइसेंस भी खो देंगे. लाइसेंस खो देंगे. तो प्लीज़ ऐसा मत करिए. आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को, अपनी लाइफ को पहले देखिए और फिर आपका जो भी क्लाइंट की इमीडिएट नीड्स हैं उसको देखिए. थोड़ा उस नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए और लॉ को मत सर्कमेंट कीजिए. तो अब जैसे यू आर वर्किंग फर्म के अंदर, Right. तो बहुत सारी हाई प्रेशर सिचुएशंस भी होती होंगी, एंड डेडलाइंस बहुत टाइट होती होंगी Right. बहुत बार. राइट. तो इसको कैसे डील करते हैं मेंटली? तो इसके लिए वन थिंग दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज शुरू में मुझे भी लगता था कि आपके डिलीवरेबल्स का बहुत स्पेसिफिक टाइम होता है कि ये चीज़ आपको लगता है कि दोपहर तक नहीं फिनिश हो पाएगी, बट ये आपको करनी है. और वो लाइन फिर ना बहुत स्टर्न होती है. आप लॉ फर्म में ये नहीं कर सकते कि ओ मे बी मैं इस डेडलाइन को थोड़ा पुश कर सकता हूँ, पुश कर सकती हूँ. नो, वो आपकी लाइन फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है कि इफ़ इट हैज़ टू गो आउट बाय 2 PM इट हैज़ टू गो आउट. तो ये चीज़ आपको थोड़ा ना लॉ फर्म में आके सीखना पड़ता है. शुरू में मे बी 1 मंथ 2 महीना आपको लगेगा
कैलेंडर आपको बहुत नीटली मेंटेन करना चाहिए, आपका सब कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए, चाहे वो ये हो कि आपको ड्राफ्ट में क्या एडिट्स करने हैं या आपकी आज दिन में क्या क्या मीटिंग्स होंगी, पूरे वीक में क्या क्या मीटिंग्स होंगी, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करके चलना चाहिए। स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक अपनी ईमेल्स को फाइल करना, अपने डेस्कटॉप को कैटेगराइज करके क्लीन रखना, वो चीज़ें गो अ लॉन्ग वे इन स्टेइंग वेरी ऑर्गेनाइज एंड मेकिंग श्योर कि फालतू का वो टाइम नहीं वेस्ट होता है एक्स्ट्रा। अच्छा, and asking about your future aspirations, so where do you see yourself in the next 5 years? In the next 5 years, I see myself maybe as a more experienced person in competition law. I see myself कि अभी जो केसेस मुझे फिर भी रिसर्च करने पड़ते हैं, आई नो ऑल ऑफ देम बाय द बैक ऑफ माई हैंड. आई विश कि आई मूव ऑन टू अ मोर सीनियर पोजिशन इन दिस फील्ड. एंड काफ़ी लोगों को लगता है कि वो मे बी और चीज़ें एक्सप्लोर करें. इतना नीश एरिया, जैसे कॉम्पिटिशन लॉ एक बहुत ही नीश एरिया है, तो कई लोगों को लगता है कि वो थोड़ा जनरलाइज्ड फील्ड्स की तरफ मूव करें. बट आई एम somehow very very happy with this field, so I just hope मेरा इस फील्ड में थोड़ा I progress further. And I hope कि as you asked work life balance वाला question, I hope कि I am successfully able to maintain that kind of a work life balance in the next 5 years when responsibilities are more. अच्छा, एंड इसमें हायरार्की क्या रहती है, मतलब what is your current position, Right. इसके बाद ऊपर क्या क्या पोजीशंस हैं, एंड अल्टीमेटली क्या रहता है, Right. कहाँ पहुँच सकते हो आप, स्कोप पूरा क्या है. अगर आपने प्लेसमेंट लेकर लॉ फर्म ज्वाइन कर लिया, Right. तो क्या पोजीशन मिलती है, पूरी हायरार्की क्या रहती है, वो एक बार. सो द टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफर कर सकता है फ्रॉम लॉ फर्म टू लॉ फर्म. एंड कुछ लॉ फर्म्स का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रह सकता है दैट वो कुछ पोजीशंस में भी ना रखें एंड दे कीप सम अदर पोजीशंस. बट जनरली क्या रहता है, आई हैव स्टार्टेड एट एन एसोसिएट लेवल, देन विद अराउंड 3-4 years ऑफ एक्सपीरियंस आप मूव ऑन कर सकते हैं टू अ सीनियर एसोसिएट पोजिशन, विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू. काफ़ी लोगों का हो जाता है वो प्रमोशन टू अ सीनियर एसोसिएट पोजिशन. Then comes a more tricky thing which is managing associate. तो वो पोजीशन के लिए आपको कुछ certain specifics qualities एक फर्म देखेगा आपके पास हैं, तभी आप प्रमोट करे जाते हैं उस पोजीशन में. मैनेजिंग एसोसिएट के लिए ये होना चाहिए कि आप अपने खुद के भी थोड़े क्लाइंट्स ला सकते हैं और आप काम में ऑब्वियसली एक्सेप्शनल हैं, और थोड़ा आप एक मैनेजेरियल रोल भी प्ले कर सकते हैं. अगर आपके अंडर थोड़े एसोसिएट्स हैं तो आप वो काम उन्हें डेलीगेट करके टाइमली डिलीवर करवा सकते हैं एक्यूरेट वर्क प्रोडक्ट, एंड आप काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली ही वर्क कर सकते हैं. तो वो मैनेजिंग एसोसिएट का वो पोजीशन होता है. देन कुछ फर्म्स में काउंसिल का रोल होता है, एंड देन लाइक फॉर एग्जांपल माय फर्म, इट हैज़ द रोल ऑफ अ पार्टनर डेजिग्नेट, सो दैट इज जस्ट वन स्टेप बिलो बीइंग अ पार्टनर. And then finally, if the firm is very happy with you and you are very very lucky, then you're in for luck, you're about to make a lot of money, because then you become partner. तो ये So I hope that happens very soon. Let's hope. And I know what your work ethics are actually. तो वो हो जाएगा definitely one day. Thank you so much. And कुछ ऐसी एक piece of advice है जो कि लॉ परस्यू करने से पहले अगर पता लगी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता. तो इन हाइंडसाइट में भी आई वुड से कि अब ये बहुत जनरल है, ये ऐसे लॉ से मे बी रिलेटेड नहीं है, बट लॉ स्कूलर्स के लिए आई वुड लाइक टू से दिस कि कभी भी ये देख के मत घबराइएगा कि आपके आसपास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उनमें से कितनी कम अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. हमेशा इस चीज़ में फोकस रखिए कि सबके कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और आपको अपनी स्ट्रेंथ से ही प्ले करना पड़ता है. तो आप लॉ स्कूल में जाके देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी आप कमिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे आप डिफरेंट एरियाज़ के मूड कोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो कभी ये मत सोचना कि मैं अपने प्लेट पे इतना कुछ डाल लूँ जो मैं फुलफ़िल कर ही ना पाऊँ, या मेरा फ्रेंड ये कर रहा है मैं ये नहीं कर रही. तो ये चीज़ें मत सोचिए, आप अपने पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जो काम कर रहे हो बस उस पॉइंट पे ये देखिए कि वो काम अच्छे से करो. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप वो एक ही काम ठीक से कर लेते हो और उसी एक काम से आपका पूरा करियर बन जाता है. अगर आप एक कमिटी में एक चीज़ अच्छे से कर लो, आप ऐसे लोगों से मिल जाते हो कि आपका करियर वहीं पे सॉर्ट हो जाता है. तो वो कभी भी मत रखिएगा. बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है लॉ स्कूल का लास्ट ईयर, प्रखर, एंड आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है. इट इज़ अ फुल व्हर्लविंड. आप
प्री प्लान नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, आप बस ये कर सकते हो कि आप अपनी नॉलेज पूरी रखो, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उस सब्जेक्ट की नॉलेज, रेस्ट यू हैव टू लीव इट टू फेट एट सम पॉइंट, तो बी रिलैक्स्ड एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू एंजॉय। लास्ट ईयर तो टर्बुलेंस रहती है है ना, एंड जब तक जॉब नहीं लग जाती या फिर कुछ नहीं Exactly. जाता, दिमाग पूरा उड़ा ही रहता Exactly. है एक तरीके से। एंड ऑल्सो एक चीज़ एनालाइज करी मैंने कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना है, आपको Exactly. मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना है। राइट। एंड मिस्टर परफेक्शनिस्ट से मुझे याद आया कि वन ऑफ द पर्क्स ऑफ योर जॉब कि आपने अभी 2-3 दिन पहले ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान से भी मिली, आई डिड। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? He is very very sweet, so that was really like, you know, ऐसे आप जने से एक्सपेक्ट करोगे कि they will have certain, you know, standards and maybe might not be looking forward, क्योंकि उन्हें कितने लोग परेशान करते हैं ऐसे फोटोज के लिए मिलने के लिए, but he was very sweet. I had an amazing conversation with him and I also realized from that experience कि कितनी चीज़ें हम इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, जब हम लॉ स्कूल ज्वाइन कर रहे होते हैं कितनी चीज़ें होती हैं जो हमने कभी सोची ही नहीं होती कि मेरा ये करियर होगा, ये मे बी वन डे एट यू नो लॉ। ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि आमिर खान से मिलेंगे। आप एक दिन लॉ फर्म में और आप सुबह जा रहे हो और आपको ये पता चलेगा दैट ओके आज यू नो माई डे विल एंड अप दिस वे, आई विल मीट आमिर खान टुडे। सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कई बार लाइफ में हो जाती हैं, बट ये होता है कि सबका कुछ ना कुछ यू नो फिगर आउट हो ही जाता है इन दैट 5th ईयर व्हेन यू आर अंडर दैट प्रेशर कि अब करियर बनाना है, सब अपनी अपनी कोई ना कोई जगह फिगर आउट कर लेते हैं, तो एवरीबडी विल हैव प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नो मैटर व्हाट। अच्छा, ऑल्सो लेट मी गिव यू वन सिचुएशन कि Right. इमेजिन आज बहुत लंबा दिन रहा है, बहुत टायरिंग, राइट एंड अब घर पे आ चुके हैं, राइट। इसके बाद हम अनवाइंड कैसे करेंगे, रिलैक्स कैसे करेंगे इन योर लाइफ? In my life, so my guilty pleasure is just, and this is something जो मैं कॉलेज में भी बहुत करती थी, our college friends maybe will be able to relate to this a lot. I don't have the energy ऐसे दिन के बाद कि मैं कुछ बनाऊँ या मैं कुछ you know कुछ ज़्यादा मेहनत करूँ, तो I try to relax as much as possible, so I will just play. So now if I have a lot of time, तो मैं कोई मूवी चला लूँगी, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिटरली 5 मिनट है मेरे पास बिफोर आई हैव टू स्लीप बिकॉज मुझे सुबह भी जल्दी उठना है, तो मैं बस नेटफ्लिक्स चला लूँगी एंड देन आई मेक वो रामन नूडल्स आता है ना, तो रामन नूडल्स का बोल एंड उसके साथ फ्राइड एग विच ऑल्सो टेक्स लाइक 2 minutes टू मेक, तो दैट कॉम्बिनेशन फॉर मी इज़ माई डी स्ट्रेसर, तो दैट इज़ हाउ माई डे एंड्स। एंड लैवेंडर एक पिलो मिस्ट है मेरे पास, तो थोड़ा फ्रेग्रेंसेज हेल्प मी स्लीप। ओके, तो मतलब Yeah. गुड फूड, नेटफ्लिक्स एंड चिल। यस। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन कि इफ़ यू वर नॉट दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, लॉयर नहीं होता है, राइट कॉर्पोरेट में नहीं होता है, राइट। तो क्या होता है? अगर स्विच करने का मौका मिले एक दिन के लिए, तो व्हाट वुड यू लव टू बी? I think in that situation I would be a psychologist because मैंने humanities as I said पढ़ा है and towards the end of my school मैंने CLAT prep किया था और मेरे को काफ़ी हद तक फाइनलाइज था कि लॉ ही करना है, बट मेरे मन में वो आ गया था कन्फ्यूजन दैट आई स्कोर्ड 100 इन साइकोलॉजी इन माई बोर्ड्स एंड आई स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक इन मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंसेज ऑल्सो। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा एप्टीट्यूड कहीं और लाई करता है, तो एंड मुझे साइकोलॉजी में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है थ्योरीज पढ़ने में, तो मे बी एंड आई थिंक आई एम एन एम्पैथ, आई थिंक मुझे लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद है। आई कैन सेकंड दैट। या सो आई थिंक मे बी दैट वुड बी मैंने भी बहुत ट्रॉमा सुना है, alternate। तो मेरा मैंने सुना है इन जनरल सुनाया है, ओके। तो यू आर अ गुड लिसनर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे दे देती हैं, सो आई थिंक दैट वुड बी द राइट करियर फॉर मी इफ नॉट दिस। ओके, सो तोशिका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट डिफरेंट चैलेंजेस या फिर काइंड ऑफ बायसनेस डज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, बायसनेस नहीं मतलब एक अगर नॉन फेवरेबल सर्कमस्टेंस अगर ऐसा कुछ है, राइट, फर्स्ट जनरेशन वर्सेस समवन जिसकी बैकग्राउंड है लॉ की पहले से, कुछ ऐसा कोई फेस करता तो है, वो तो हमने देखा है लीगल फील्ड में, बट कितना एक्सटेंट है, किस लेवल तक है? आई वुड से कि कई बार लॉ फर्म्स का प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का होता है और अदर और भी जो फील्ड्स हैं लॉ से रिलेटेड, उसके अंडर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इतना डिफ़िकल्ट होता है या ऐसा होता है जिसकी नॉलेज नहीं होती लोगों को। जैसे अब कई फर्म्स होती हैं उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स होता है जो आपको चाहिए एंड तब आपको जॉब मिलती है, और
एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए यही इतना बड़ा चैलेंज होता है कि मुझे वो फर्स्ट इंटर्नशिप कैसे मिले, कि मैं इस फील्ड में घुसूं भी कैसे. लाइक मेरे आई अंडरस्टैंड मुझ में टैलेंट है, बट मेरे को ये टैलेंट शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी ही कब मिलेगी, वही अपने आप में कितना बड़ा इशू बन जाता है. तो दैट सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी आई वुड से ऑलवेज गोज ऑन इन द माइंड ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, स्पेशली जब आपको जॉब का टाइम आता है. तो दैट इज़ द पॉइंट वेर यू रियलाइज कि काफ़ी लोगों को मे बी थोड़ा ईजियर रहा. आई एम नॉट सेइंग दे आर एन टैलेंटेड पीपल, बट काफ़ी लोगों को पता होता है कि इफ़ नथिंग हैपन्स वी हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, जो हमारे एरिया से रिलेटेड है. काफ़ी लोगों के लिए ये ट्रू हो जाता है इफ़ दे डू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड इन लॉ. नॉन लॉ बैकग्राउंड वाली फैमिलीज़ के लिए थोड़ा ये एरिया डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज लॉ में जॉब मिलना थोड़ा लाइक या तो आप चेम्बर करो, वो आप फिर भी चेम्बर प्रैक्टिस आपको फिर भी आप लॉयर से मिल के थोड़ा टाइम इंटर्न करके आपको मिल जाती है. उसमें आपको पे कई बार ऐसा मिलता है कि सस्टेनेबल नहीं होता. मोस्ट ऑफ अस ईदर हैव फैमिलीज दैट वी वांट टू सपोर्ट इन द फ्यूचर, या बेसिक लेवल पे हम कम से कम इंडिपेंडेंट तो सभी होना चाहते हैं. कोई भी ये नहीं चाहता कि 5 साल के बाद कोर्स से आके मैं अपने मम्मी पापा से पैसे लेके सर्वाइव करूं, किसी और सिटी में रहना है तो मम्मी पापा से पैसे लेके रहूं. वो स्टेज तो कोई भी नहीं चाहेगा 5 साल के बाद. व्हेन वी ग्रेजुएट एट अराउंड 22 years old, 23 year old, we're graduating, for some people even later. तो उस टाइम पे ये चीज़ तो बहुत रहती है फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स कि वो जॉब कैसे मिलेगी और मैं अपना टैलेंट कैसे दिखाऊं. ओके, सो अब कुछ जैसे हम लोग जब स्कूल में रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे, उनकी आदत रहती है चीज़ें और कंसेप्ट मगअप करने की. राइट. ठीक है. एंड जब वो लॉ स्कूल में एंटर करते हैं तो इनको एकदम से वहाँ पर वो स्ट्रेस और हेक्टिक हो जाता है कि अरे ये तो मगअप करके काम ही नहीं चल रहा है. एंड वहाँ पर जब हम देखते हैं तो सारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ें. राइट. ठीक है. आप बुक्स आपकी इतनी मोटी हैं, डायरेक्ट्स आपके इतने ज़्यादा सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, तो मगअप करने वाला पूरा स्कोप ही खत्म हो जाता है. एंड इसकी इंपॉर्टेंस फिर रियल लाइफ में जब हम प्रैक्टिस करने गए, उसको अप्लाई करने गए, अगर कोई मगअप करके पढ़ा होता तो वहाँ पर क्या डिफरेंस आता. कंसेप्चुअल अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पहली बात तो मेरे हिसाब से नौकरी नहीं लगेगी. वो इंटरव्यू ही नहीं क्रॉस हो पाएगा क्योंकि आप कितना ही रट के चले जाओगे. राइट. एंड इम्पोर्टेंस एक बार बताना. तो मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज आई पर्सनली आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिससे बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगता है. लोगों को जब मैं बताती हूँ मैंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा है, सबको यही लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट होगा, बट नॉट एट ऑल. मुझसे स्कूल में भी ये नहीं हुआ. मेरे को स्कूल में भी हर चीज़ में कोई पैटर्न चाहिए होता था याद रखने के लिए. लाइक हर चीज़ में कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए. वो आज भी मेरे करियर में ट्रू है. अगर आप मुझे बोलो ये आप याद रख लो, मैं भूल जाऊँगी, लेकिन अगर आप मुझे बताओ कि इस चीज़ में ये लॉजिक है तो मुझे वो चीज़ याद रहेगी. तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हर चीज़ में चाहिए होता है. तो इस वजह से एक्चुअली मुझे लॉ स्कूल में भी डिफ़िकल्टी आई, बिकॉज लॉ स्कूल में भी आप देखोगे तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको जैसे सेक्शंस की लिस्ट याद करनी पड़ेगी एकदम. आपको पूरे सेक्शंस की लिस्ट आपको रट के जानी है एग्जाम से पहले. अगर आईपीसी का पेपर है आपको रट के जाना है किस सेक्शन में कौन सा क्राइम आ रहा है. तो वो चीज़ें मेरे लिए लॉ स्कूल में भी डिफ़िकल्ट रही हैं. और वो ऐसी चीज़ें होती थी कि वो रात को भी याद करो तो सुबह भूल जाओगे. तो वो मेरे को बिल्कुल एग्जाम से 1 घंटा पहले याद करनी पड़ती थी लिस्ट की, अभी एग्जाम में जाके लिखना है. और इनफैक्ट आई थिंक कई लोग जॉब भी ले लेते हैं इसी तरीके से, थोड़ा मगअप करके. जॉब भी आप इंटरव्यू में भी दिखा दोगे कि मेरा ये लॉजिक है, बट वो लॉजिक आपने किसी आर्टिकल में पढ़ा होगा, किसी ब्लॉग में पढ़ा होगा और आप वो वहाँ बोल दोगे. लेकिन ये डेफिनेटली ट्रू है कि आप इस फील्ड में नहीं कर पाओगे सस्टेन अगर आप वो खुद का एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कर रहे हो और आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है. बिकॉज अब आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करना होता है, और जो आपने लॉ रटा भी होगा उसमें इतने नए चेंजेस आ जाते हैं, तो आप किस स्टेज तक रटते रहोगे. तो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप जिस फील्ड में जा रहे हो आपको उसकी चाहिए ही होगी, वरना आप एज अ लॉयर नहीं कर पाओगे फंक्शन. तो एक वो जो कंसेप्ट होता है फेक इट टिल यू मेक इट, वो बहुत लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाता. वो आपको 1 साल के अंदर ही एक्सपोज कर देगा जब आप जॉब पे जाओगे. एग्जैक्टली. तभी मे बी भी कितने सारे लोग लॉ फर्म्स ज्वाइन करते हैं. अब हमारे बैच से कितने लोगों ने लॉ फर्म्स ज्वाइन किया है, बट इवेंचुअली काफ़ी लोग लॉ फर्म्स छोड़ देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग लॉ ही छोड़ देते हैं. वो कुछ को लॉ फर्म्स छोड़ देती हैं अनफॉर्चुनेटली. यस. तो एक तो ये हो गया. अब अगला एक
क्वेश्चन ये है कि अब जैसे करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, जब लॉ की तैयारी चल रही होती है एंट्रेंस एग्जाम की, तब सब लोग अपडेटेड रहते हैं, राइट। बट जब फर्स्ट ईयर में चला गया बच्चा तो वो ये सोचता है कि अब अपडेटेड रहने का मतलब क्या, करंट अफेयर्स तो जो जितनी भी साइट्स वगैरह हैं सबसे दोस्ती टूट जाती है। बट हमको अलग तरीके से अपडेट रहना पड़ता है 5 साल के अंदर भी। राइट। अपडेट क्यों रहना पड़ता है पहली बात, और कैसे रहते हैं? तो आई थिंक आप एक लेवल पे इतना ईज आउट हो सकते हो कि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में सब न्यूज़ नहीं पता हो सकती, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो लॉ इज़ ऑल्सो और एनी सक्सेसफुल करियर इज़ ऑल्सो अबाउट नोइंग कि आपको अपनी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। आप अपने आप को इतना ओवरबर्डन मत कीजिए कि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में सब जानना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कितनी रोज़ जजमेंट्स आती हैं, अब ऐसा नहीं है कि सब वो एक जजमेंट हजार पेज की बैठ के पढ़ रहा है, वो नहीं होता। लेकिन मेजर जो भी एक तो अपडेट्स हो रहे हैं, मेजर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं लॉ में, किसी भी लॉ में, वो आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकंड, आप जो भी लॉ टारगेट कर रहे हो उसका तो आपको हर जूरिस्प्रूडेंशियली जो भी छोटे छोटे चेंजेस भी आ रहे हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। वो एक नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि आपको लॉ फर्म के इंटरव्यू में कोई न्यूज़ पूछेगा। मुझे लगा था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछ लेंगे या लॉ जो स्टैटिक है उससे पूछ लेंगे, बट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एनी इंटरव्यू वॉज कि आपको इस एरिया से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स पता है। एंड वाई दे आस्क दैट इज़ बिकॉज जब आपको वो पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट है इस एरिया में, तो आप जॉब लेने के लिए ऑब्वियसली हाँ बोलोगे, बट वो उसको टेस्ट कैसे करें कि आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट वही मेंटेन उसी का होता है जो वो अपना अपडेट रहना मेंटेन कर सके। एंड अब जैसे मान लो कॉम्पिटिशन लॉ का इंटरव्यू हो रहा है, राइट, आपने कुछ उल्टा पढ़ा हुआ है जो कि रिपील हो चुका है, राइट, आप अपडेटेड ही नहीं थे, एग्जैक्टली, आप इंटरव्यू में एक्सपोज हो गए, एग्जैक्टली। आप कितना भी बोलो कि हाँ मेरी जिंदगी का पहला प्यार है कॉम्पिटिशन लॉ, बट आप अगर बेवफा निकले उस प्यार से तो क्या मतलब। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे हम दोनों ही 12th के साथ हमने क्लैट को क्रैक किया था, हाँ जी, तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि हेक्टिक हो जाता है, मैनेज कैसे करें, स्कूल की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब ह्यूमैनिटीज़ भी है, कम पढ़ाई है लेकिन पढ़ाई है, राइट, ठीक है, कंपेरेटिवली कम है क्योंकि हम पीसीएम पीसीबी से कंपेयर कर रहे हैं, बट ह्यूमैनिटीज़ भी अपने आप में बहुत थ्योरेटिकल बेस, बहुत हैवी हो जाते हैं वो सब्जेक्ट जितने भी हैं, ठीक है। तो ये इनको मैनेज कैसे किया था अपने टाइम पर, एंड एक प्रॉपर प्लान किसी के लिए कैसा रह सकता है अगर वो अपने 12th क्लास के साथ क्लैट को मैनेज करना चाह रहा हो तो ये थोड़ा मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट आई वुड से कि ह्यूमैनिटीज़ आसान नहीं है। पीपल से कि हो जाता है, मार्क्स आ जाते हैं, बट इट इज़ जस्ट अबाउट आप लाइफ में कितने सीरियस हो और आपको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ऑफ कोर्स आई थिंक पीसीएम पीसीबी में ऐसे नहीं होता कि आप बैक सीट ले लें और आप पास हो जाओगे। मे बी ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी लोगों के लिए ये हो जाता है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो दोज आर थिंग्स मे बी आपको बैठ के वो रटना नहीं पड़ेगा, बट आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड थोड़ा लॉजिक क्लियर है। बट वहाँ पे भी जैसे मेरे लिए बहुत पर्टिकुलर आई वॉज कि जो भी हो जाए, क्लैट फिर भी 2 बारी दे सकते हो, बोर्ड्स एक ही बारी दे सकते हो अनलेस फेल हो रहे हो तो बोर्ड्स को अच्छे से मार्क्स लाने हैं, बोर्ड्स अच्छे से करना है, सीरियसली करना है। तो मैंने उसका भी प्रेशर लिया था, चाहे लोगों ने जितना भी बोला कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तो है, लॉ की प्रेपरेशन कर ही रहे हो, उस पर फोकस कर लो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी आप ऐसे अपना बैलेंस ना डाइवर्ट कर दो कि आप अपनी प्रेपरेशन को हैवी कर दो या आप अपने बोर्ड्स को जाने दो, या आप बोर्ड्स को हैवी कर दो और प्रेपरेशन को जाने दो। वो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, चाहे आपको जितना भी इंटिमिडेटिंग लगे लॉ का प्रेपरेशन करना, बिकॉज फेजेस आएंगे जब आपकी मॉक्स में मार्क्स आएंगे ही नहीं, नो मैटर वॉट आप देते रहोगे, आपको बुरे मार्क्स आते रहेंगे। बट जस्ट द फैक्ट कि आप रोज शो अप कर रहे हो वो पेपर देने के लिए, जस्ट अगर आप एक नया क्वेश्चन भी सीख रहे हो, एक नया आंसर भी अनलॉक कर रहे हो विद एवरी सिंगल मॉक दैट यू गिव, यू आर जस्ट गेटिंग अ लिटिल बिट बेटर। सो वो कंसिस्टेंसी रखिए, जस्ट शो अप, जस्ट मेक टाइम फॉर कोचिंग क्लासेस, जस्ट मेक दैट टाइम कि ठीक है मेरे को 7 से 9 अगर कोचिंग जाना है या 7 से 9 वीडियो देखना है तो वो मैं करूँ, जस्ट सिट डाउन, डू इट। उस समय वो टेंशन मत लो कि दूसरे मुझसे आगे निकल रहे हैं या नहीं हो पाएगा फाइनली, या साथ में बोर्ड्स भी तो हैं। वो अपना टाइम एलोकेट करके चलो एंड जस्ट ट्राई टू गेट अ लिटिल बिट बेटर विद एवरीथिंग दैट यू डू। अब तो क्लैट की टाइमलाइन भी अलग हो गई है, हमारे तो बिल्कुल बोर्ड्स ही क्लैश हो गए थे राइट।
इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो गया था, हमने वापस से दिया है पूरा पेपर। ओके, आई डिडंट हैव इट। अच्छा, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में था तो उसमें इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो चुका था, तो वो वापस से हुआ है। राइट। एंड उसी बीच में 2-3 दिन बाद एलेट आ रहा था, तो वो पेपर वापस से दिया है मैंने। पहले वाला ज़्यादा अच्छा गया था। तो वो थोड़ा वहाँ पर ये क्लैश हो जाते थे। अब क्या हो गया है कि अब दिसंबर में क्लैट हो जाता है, 1 दिसंबर को क्लैट खत्म है, राइट। दिसंबर बच रहा है, जन बच रहा है, फेब बच रहा है, राइट। बहुत बोर्ड्स मार्च तक भी चलते हैं, राइट। 4 महीना, और दूसरा काम है ही क्या, एग्जैक्टली, बोर्ड्स पे ध्यान दो। एग्जैक्टली, तो ये हो जाता है, और वो हो भी जाता है। मतलब आई थिंक वैसे तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी कि कंसिस्टेंटली करते रहो हर चीज़ की, कंसिस्टेंटली छोटे छोटे पेपर से जैसे बोर्ड्स के लिए प्री बोर्ड्स पे फोकस कर लिया तो मतलब बोर्ड्स के लिए यूर सॉर्टेड, आपको बोर्ड्स के टाइम पे प्रेशर नहीं लेना। सिमिलरली मैंने कोचिंग के टाइम पे थोड़ा मेहनत एवरी डे कर लिया, तो इस वजह से मुझे क्लैट के एकदम टाइम पे एकदम ऐसे वार्निंग बेल नहीं बजा कि अब मेरा पेपर है 5 दिन में, अब मेरे को एकदम से कुछ करना है। उस टाइम पे मैंने अपना जीके रिवाइज कर लिया था, बट एवरीथिंग एल्स वाज स्टिल प्रिटी मच डन, कि ये पहले हो चुका है। तो वो थोड़ा आपको एंड लास्ट मिनट जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो एक अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ ओसीडी आर लॉयर्स एंड स्पेसिफिकली इन योर मतलब पूरी कॉर्पोरेट फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि हमने देखा है कि ये थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड और एक्स्ट्रा प्रोफेशनल एरिया ऑफ लॉ है, right. तो इसमें क्या रहता है ऑल टुगेदर? सो ये ज़रूर है कि इस प्रोफेशन में सर्वाइव करने के लिए वो से एक सर्टेन बेसिक स्किल सेट ना आप में आ ही जाता है, तो मे बी इस वजह से वो ऐसा लगता है सबको कि वो ये तो इतने हाइपर ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। बट जैसे मैं बात कर रही थी अबाउट ईमेल्स को फाइल करना या कैलेंडर मेंटेन करना या डॉक्यूमेंट्स को रेडलाइन कंपेयर करके चेक करना कि कहीं एक कॉमा या फुल स्टॉप तो नहीं आगे पीछे हो रहा है, तो वो ना एक चीज़ हो जाती है कि ये प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें देयर इज़ नो रूम फॉर एरर। कई चीज़ें हमारी ऐसी रहती हैं कि उसमें कोई स्पेस ही नहीं होता कि आप थोड़ी सी भी गलती कर दो, एक स्पेस एक्स्ट्रा डाल दो। कितने सारे अभी पीछे केसेस आ रहे थे कि एक कॉमा की वजह से चेंज हो रहा था पूरे अग्रीमेंट का मीनिंग, या जैसे कंपटीशन लॉ में रहता है कि आपने अगर किसी को थम्स अप भेज दिया तो वो आपकी वायलेशन मान ली जाती है। तो वो एक छोटी छोटी चीज़ों का इतना बड़ा मतलब है इस फील्ड में, तो इसलिए आई थिंक हमारे पास वो होती ही नहीं लग्जरी कि हम कोई गलती करें या हम ऑर्गेनाइज ना रहें या हम कोई गलत ड्राफ्ट अटैच कर दें, वो चीज़ नहीं रहती है। तो इस वजह से मे बी ऐसी परसेप्शन बन जाती है कि लॉयर्स थोड़ा हैं नीट फ्रीक्स या ओसीडी। ये थोड़ा कॉर्पोरेट लॉ साइड ज़्यादा है, वैसे वो कोर्ट्स में तो कभी कभी वो भी चलता है, अपील को एप्पल लिख देते हैं तो हो जाता है। तो अब वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर हमें यहाँ से क्लैट के बच्चों को फाइनल पीस ऑफ एडवाइस देनी है, यू 3 टिप्स जो कि यू वुड बी लविंग टू गिव देम। 3 टिप्स। 1 विल बी कॉन्फिडेंट, डोंट सेकेंड गेस योर सेल्फ, बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स। चाहे वो ये हो कि आपको कौन सा रैंक पे रखना है किस कॉलेज को, या आपको किसी NLU के अलावा कोई और कॉलेज में जाना है, थिंग्स लाइक दैट, अपने इंस्टिंक्ट्स पे बिलीव कीजिए। सेकेंड विल बी दैट डोंट मिस आउट ऑन हार्ड वर्क, बिकॉज आपको चाहे जितना भी लग रहा हो सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट हैं, हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं होता है। हार्ड वर्क आपको मे बी आज पे ऑफ करे, 5 years बाद पे ऑफ करे, वो आपको हैंडी आएगा। तो हार्ड वर्क में कभी भी मिस आउट मत करना, अपनी तरफ से प्रेपरेशन पूरी रखना। एंड लास्ट थिंग विल बी दैट बी परसिस्टेंट, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ वेटिंग, बिकॉज कई बार टाइम इकलौता फैक्टर होता है आपके और सक्सेस के बीच में, तो जस्ट डोंट बी स्कैर्ड ऑफ वेटिंग फॉर दैट लॉन्ग। ओके, सो तोशिका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जो वाइब थी बिल्कुल नहीं बदली है, बिल्कुल सेम है, ऑल्दो हम 1 साल बाद मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना, एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कि हम 1 साल बाद मिले, वही फील हो रहा है कि एग्जैक्टली हम जैसे 5th ईयर में बैठे हुए थे, हम ऐसे लग रहा है ऑल टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसने ये वीडियो देखा। आई होप इससे बहुत सारी इनसाइट्स पता लगी हैं, ईदर यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट या फिर आप कॉलेज में ऑलरेडी हो, फर्स्ट ईयर में हो चाहे 4th ईयर में हो, नौकरी नहीं लगी है तो भी यहाँ पर बहुत सारी इनसाइट्स मिल चुकी हैं, लग चुकी है तो भी क्या करना है वो भी ऑलमोस्ट मिल चुका है। एक गुरु मंत्र अगर हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी देते हैं जो जिनकी नौकरी लग गई है, जिनकी नौकरी लग गई है, हाँ, जो जाने वाले हैं, तो उनके लिए मैं ज़्यादा फोकस करूंगी ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस थिंग। आई वुड से दैट आप ये याद रखिए कि आपकी लाइफ बहुत मैटर करती है एंड आपको ये अपना करियर सस्टेनेबल बनाना है। तो ये माई फेवरेट कोट इन दिस थिंग इज दैट लाइफ इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट।
तो ये याद रखिए, अभी आपका हो गया, आप मे बी यूर ऑन क्लाउड 9, आपको लग रहा है हम सारी मेहनत फर्स्ट ईयर में करके दिखा दें, बट ये याद रखिए आपको ये सस्टेनेबल रखना है करियर, तो वो मेहनत करते रहिए कॉन्स्टेंटली। ओके, सो थैंक यू सो मच तोशिका, आपने Thank लॉ you. स्टूडेंट्स के लिए भी टिप्स दे दी, आपने लॉ एस्पिरेंट्स के लिए भी टिप्स दे दी, ग्रेजुएट्स के लिए भी टिप्स दे दी, Right. एंड पूरा होलसम वीडियो बन चुका है हमारा। एंड सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई एम योर लवली मेंटर प्रखर मिश्रा, साइनिंग ऑफ।